खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। तो मतदान की तारीख है वो जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी और जो उनकी सरकारें हैं अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही है। अब हमारे साथ सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी हैं, जिन्हों का मैनिफेस्टो आज जारी हो रहा है। उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? सर्वोदय प्रभात पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, किन मुद्दों के साथ और क्या मैनिफेस्टो लेकर जनता के लिए आ रही है? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपकी जनता को नमस्कार करता हूं। और ये आज हम सर्वोदय प्रभात पार्टी सेवा का शिव संकल्प 2025 का ये दिल्ली का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं, थोड़ी देर में ये सब आपके पास पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज राष्ट्रीय मतदान दिवस है। सबसे पहले मैं आज इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर अपनी पार्टी का, सर्वोदय प्रभात पार्टी का मैनिफेस्टो घोषित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ये मैनिफेस्टो हमारी पूरी टीम ने मिलकर बनाया, और जब मिलकर बनाया तो इसमें एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से काम किया गया। तो मैं जैसे कि थोड़ा सा बता दूं, चर्चा कर दूं। तो पहला हमारा मैनिफेस्टो रहेगा सर्वोदय प्रभात पार्टी सेवा का शिव संकल्प 2025 कि हम सेवा भाव से आएंगे और ग्रीन यूथ मिशन, दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति के लिए प्रत्येक वोटर को एक पेड़ व पौधा गोद दिया जाएगा। यानी ग्रीन यूथ मिशन के तहत हर एक वोटर को एक पौधा गोद दिया जाएगा, जिससे कि वो उनकी सेवा करेगा और दिल्ली को हम हरी दिल्ली बना के रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक सम्मान योजना के तहत हर एक वरिष्ठ नागरिक को 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी प्रत्येक माह। दिव्यांग जन सम्मान योजना के तहत 4,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। और दिल्ली की सभी डीटीसी इलेक्ट्रिक बसें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व उनके साथ साथ पुरुषों के लिए भी मुफ्त रहेंगी। ये हमारी सरकार का वादा है। दिल्ली की सभी सड़कों, गलियों व नालियों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और बाबा साहब स्कॉलरशिप योजना के तहत यूथ इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी। जो बच्चे हमारे, जो दिल्ली के बच्चे अपना कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, उसके एक फंड की स्थापना करेंगे हम, जिससे कि दिल्ली के बच्चे पूरे विश्व में अपना नाम कर सके। और दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा में युवा विधानसभा का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि हमारी पार्टी का शिव संकल्प है कि 1 करोड़ युवाओं को जोड़ना, तो हर एक विधानसभा में एक यूथ विधानसभा में लगा के युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास करेंगे। विकसित दिल्ली एनजीओ व आरडब्ल्यूए फंड की स्थापना की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में एनजीओ और आरडब्ल्यूए ने मिलकर बहुत सारा काम किया था, लेकिन उनको पर्याप्त धन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी बेचारे कम काम कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार विकसित दिल्ली एनजीओ और आरडब्ल्यूए फंड की स्थापना करेगी, जिससे कि आने वाले समय में उनको धन की उनका कोष रहेगा, जिससे वो काम कर पाएंगे दिल्ली के विकास के लिए। यूथ एम्पावरमेंट फंड की स्थापना, यानी युवाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं का सशक्तिकरण के लिए दिल्ली के प्रत्येक युवा को व्यापार करने के लिए हमारी सरकार सर्वोदय प्रभात पार्टी 1 लाख का ऋण, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाए, हर एक प्रत्येक युवा को मिलेगा। दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाएगा। जो मेरे गेस्ट टीचर्स भाई हैं, बंधु हैं, उन सभी की जो जॉब है वो परमानेंट की जाएगी। दिल्ली सरकार से ठेकेदारी को 80% तक हम बंद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूर्णतः तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 80% तक की जितनी भी ठेकेदारी उसको बंद किया जाए, और जिससे कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। शिक्षा व स्वास्थ्य का बजट 3 गुना किया जाएगा। जो शिक्षा मुफ्त है दिल्ली में, स्वास्थ्य मुफ्त है, तो उसका बजट हम बढ़ा के 3 गुना करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में किसी को शिक्षा स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी चीज होती है वो दिल्ली राजधानी आता है। प्रत्येक विधानसभा में हमारी सरकार द्वारा उस विधानसभा के लोगों के लिए सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। यानी दिल्ली की अगर 70 विधानसभाएं, तो 70 की 70 विधानसभा में हम 70 अस्पताल का निर्माण करवाएंगे, जिससे कि उस विधानसभा के लोगों को एक पर्टिकुलर अस्पताल में ना जाना पड़े, जीटी में ना जाना पड़े, हिंदूराव ना जाना पड़े, एक पर्टिकुलर अस्पताल में लोड ना आए। नए स्कूलों का निर्माण होगा। नए स्कूलों का निर्माण जैसे कि अभी वर्तमान सरकार ने नहीं किया, तो हम आने वाले समय में नए स्कूलों का निर्माण कराएंगे। हर विधानसभा में हमारा संकल्प है कम से कम 3 से 4 नए स्कूलों का निर्माण हम करवाएंगे। फिर नन्हे मुन्ने, ये योजना बहुत अच्छी है साथियों, नन्हे मुन्ने मेडिकल योजना। नन्हे मुन्ने मेडिकल योजना के तहत, जिसके तहत दिल्ली में शिशु के जन्म लेने से उसके 18 साल की आयु तक हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष उस बच्चे को 2 लाख रुपए का मेडिक्लेम दिया जाएगा। भगवान न करे किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ भी उसकी स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो उसको 2 लाख का मेडिक्लेम हमारी सरकार देगी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर साहित्यिक कोष की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो हमारे साहित्यिक गतिविधियां हैं
उसके तहत हमारे एक कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे हम साहित्य का प्रचार प्रसार कर सके। और लास्ट अंतिम पॉइंट मैं बता दूं साथियों, सर्वोदय विद्युत योजना के तहत सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी और दिल्ली के सभी नागरिकों जो बिजली का बिल है वो शून्य करवाया जाएगा। पंकज जी, बात करें लगभग आपने जो समाज की सारी समस्याएं उनको ले लिया है, लेकिन बात करें जो ग्रीन यूथ मिशन आप कर रहे हैं पेड़ पौधों को गोद लेने की, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जो दिल्ली में पेड़ पौधे गोद लिए जाए? जी देखिए, दिल्ली में एक हमने पहले से पढ़ा है कि जहाँ पे हरी भरी दिल्ली होती है या हरियाली जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ प्रदूषण कम आता है। तो वही है कि हम दिल्ली को ग्रीन करेंगे। जैसे दिल्ली को डेवलपमेंट ज्यादा हो रहता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो हम प्रत्येक वोटर को अपना एक पेड़ या एक पौधा गोद देंगे, जिससे कि वो उनकी सेवा करेंगे और हम हरित दिल्ली की ओर दोबारा से चलेंगे। बात करें वरिष्ठ नागरिकों जो बुजुर्गों की पेंशन की जा रही है, दिल्ली में अभी 25 रुपए की बात हुई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन आपने यहाँ पे 5,000 पेंशन की योजना रखी है। किस तरीके से आप मैनेज करेंगे और क्या कुछ करेंगे? सर देखिए, ये दिल्ली का जो टैक्स पेयर है, उनके टैक्स से ये पैसा जाएगा, उन्हीं के माता पिताओं को जाएगा, उन्हीं के दादा दादी को पैसा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो वृद्ध हैं जिन्होंने इतनी सेवा की, चाहे वो हमारी सेवा हो, चाहे देश की सेवा, चाहे राज्य की सेवा हो, तो उनको 5,000 रुपए देने में हमें कोई दुख होना चाहिए। बात करें बुजुर्ग वो दिव्यांग जनों के लिए, आपने यहाँ पे 4,000 प्रति माह कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी वर्तमान में 5,000 की पेंशन उनको दे रही है, तो यहाँ क्यों आपने कम किया, क्यों उनके लिए? जी, दिव्यांग जन की 4,000 की पेंशन इसलिए हमने की क्योंकि वो खाली घोषणा पत्रों में है 5,000। मेरे साथ ही कई सारे दिव्यांग जन आते हैं और उनको पूरी की पूरी पेंशन प्रत्येक माह नहीं मिल पाती। देखिए होता क्या है, चाहे वृद्ध हो चाहे दिव्यांग हो, पेंशन का अर्थ है अगर प्रत्येक माह उनके अकाउंट में जा रही है और सुचारू रूप से जा रही है, तभी उसकी खुशी है। खाली घोषणा पत्रों से घोषणा करने की कोई खुशी नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा अभी पीछे वृद्ध पेंशन जब शुरू हुई तो 84,000 के लिए उन्होंने बोला 84,000 वृद्धों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन वेबसाइट सिर्फ मात्र 3 घंटे में क्रैश हो गई। आधे लोग मेरे पास आए कि भैया वेबसाइट पे फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन क्या हुआ, वेबसाइट क्रैश हो गई। वो तो वृद्धा जो पेंशन आप बता रहे हैं, वो तो एक वो थी जो नॉमिनीज थे, खाली हो चुके थे, वहां पे वृद्ध लोग मर चुके थे, केवल उनकी थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो उन्हें वादा कर रही है, लेकिन वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई, पूरी सीटें ही नहीं भर पाई। किसको पता कि कितने फॉर्म भरे गए, 10,000 भरे गए, 20,000 भरे गए, 4 लाख भरे गए, 10 लाख भरे गए, कितने भरे गए, कोई उसका डाटा ही नहीं आज तक की। वो सारी सिर्फ घोषणा करके अपना वेबसाइट को सर्वर डाउन करके अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। एक सबसे बड़ी घोषणा आपने इसमें और की हुई है, दिल्ली की सभी डीटीसी बसों में, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे किसी प्रकार की कोई बस है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी प्रकार के लोग फ्री में यात्रा करेंगे। तो वो किस तरीके से आप करेंगे कि दिल्ली का तो इतना बजट है नहीं, उसका जो एक्सपेंस है हम प्रचार से निकालेंगे। जो दिल्ली की डीटीसी बस है उनके पीछे जो एडवर्टीजमेंट लगते हैं, अभी तो आप देखते होंगे आधे ज्यादा के वर्तमान सरकार के केजरीवाल जी के और गहलोत जी के पोस्टर लगते थे। हम जो उसका बजट निकालेंगे, हम एडवर्टीजमेंट से निकालेंगे, स्पॉन्सर करेंगे बसों को। जो भी एडवर्टीजमेंट से खर्चा निकल पाएगा वो हम डीटीसी को देंगे। नाली खरंजों की बात की जाए तो ये तो तमाम सरकारें बनवाती है, लेकिन बाबा साहब की जो स्कॉलरशिप के तहत आपने बात करी है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे? बाबा साहब स्कॉलरशिप देखिए, जब मैंने भी 12th की तो हमारे भी कई सारे मन करता था कि हम इस तरीके से इनोवेटिव काम करें या कुछ इनोवेटिव लेके आए। कई सारा यूथ ऐसा है दिल्ली का जो इनोवेटिव करना चाहता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फंड नहीं मिल पाता या प्रॉपर पैसे नहीं मिल पाते। तो एक हम सिंगल विंडो बनाएंगे जहाँ पे वो अपने फॉर्म को, अपने आइडियाज को रखेंगे, उसमें हमारी टीम चर्चा करेगी। अगर वो जो आइडिया है इनोवेटिव लगा तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम इनोवेटिव फंड के तहत, बाबा साहब स्कॉलरशिप फंड के तहत पैसे देंगे। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो क्या इसमें एज क्राइटेरिया भी डिसाइड किया गया है? कोई भी किसी भी एज क्राइटेरिया है इसमें। ये हमारे पास जो बच्चा है वो 14 साल की आयु से लेके 28 साल तक की आयु तक की कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक विधानसभा में युवा विधानसभा का आयोजन करेंगे। युवा विधानसभा किस प्रकार से करेगी काम, और युवा विधानसभा आखिर है क्या? देखिए, युवा विधानसभा का आयोजन क्या है कि एक बैठक कह लीजिए, एक मीटिंग कह लीजिए, इसी को हमने युवा विधानसभा का आयोजन कहा है। हम एक ऐसी जगह युवाओं को इकट्ठा करना चाहते हैं जहां पे युवा एक सक्रिय तौर पर राजनीति में आ सके, क्योंकि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक लोग कहीं ना कहीं एक फैसले जो है, सही फैसले जो उनके बारे में लेने जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए जाएंगे। इसलिए हम हर एक विधानसभा में युवा विधानसभा का आयोजन करेंगे। प्रत्येक माह या तिमाही में या छमाही में हम देखेंगे कि ऐसा आयोजन हो। सर्वोदय प्रभात पार्टी का एक लक्ष्य है कि 1 करोड़ लगभग युवाओं को भी जोड़ा जाए, क्या उसमें ये भी शामिल है? हाँ, ये उसी का ही एक शिव संकल्प है। हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को हम सक्रिय राजनीति में लेके आए। ये उसी का एक पार्ट है कि युवा विधानसभा का आयोजन किया जाए। विकसित दिल्ली के लिए एनजीओ हो चाहे कोई आरडब्ल्यू है, सबसे ज्यादा अहम रोल करती है, उसमें आपने इनको जोड़ा है।
कोरोना काल में भी देखा गया था, सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया था जब सरकारें पीछे हट रही थी। तो इनके लिए आपने जो फंड रखा है या कुछ स्कीम रखी है उसके बारे में? देखिए, इसमें फंड हमने अभी कोष की स्थापना करवाएंगे जब एनजीओ और कोष, एनजीओ और ये सब चीजें रहेंगी। आरडब्ल्यू है, मैं राजनीति में आने से पहले एनजीओ चलाता था। जब हमने देखा कि हमें सुचारू रूप से कहीं धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सरकारें कहीं ना कहीं आनाकानी करती हैं और अपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फंड दे दिया जाता है और बाकी एनजीओ को नहीं दिया जाता, तो उसमें हमारा यही प्रावधान है कि एनजीओ और आरडब्ल्यू को एक पर्टिकुलर फंड दिया जाएगा। वो आने वाले समय हम डिसाइड करेंगे कि कितनी एनजीओ कितने है, उस हिसाब से हम हर महीने या फिर एक प्रोग्राम के तहत उनको फंड का उपलब्ध करा पाए। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी आपने एक फंड की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक युवाओं को व्यापार के लिए 1 लाख रुपए का ऋण या अन्य रोजगार के लिए भी ऋण दिया जाएगा। तो उसको लेकर कैसे आपकी संस्था काम करेगी, कैसे? देखिए कि 1 लाख का जो ऋण दिया जाएगा उसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ बिजनेस करना चाहता है तो ये सिर्फ ऋण है, ये कोई फंड नहीं है। ऋण वापस भी लिया जाता है, तो ऋण के लिए अगर किसी के हमारे क्राइटेरिया ठीक बैठेगा, उसका आइडिया ठीक बैठेगा, तो हम उसको ऋण देने में पूरा सक्षम रहेंगे और उसको ऋण उपलब्ध कराएंगे। मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर दिल्ली सरकार करेगी, अगर हमारी सरकार आती है तो। इसमें बात की जा रही है दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर हैं उनको परमानेंट भी किया जाएगा। भाई परमानेंट तो कर देंगे, लेकिन क्राइटेरिया फिर वही दोबारा से? क्राइटेरिया यही है कि देखिए, सीटेट तो कंपलसरी है ही है, सीटेट के बिहाफ पे हमारे गेस्ट टीचर लगे ही लगे हैं, प्लस में उनको एक्सपीरियंस भी है, चाहे 4 साल का चाहे 8 साल का हो, तो उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। और प्लस में ये बात है कि अगर ऐसी कुछ पात्रता आती है तो हम एक छोटा सा एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम के तहत जो वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे तो उनको हम परमानेंट करेंगे। ठेकेदारी की प्रथा को यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस को भी आप खत्म करना चाहते हैं, तो वो क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ठेकेदारी प्रथा एक तो एक प्रचलन है, क्योंकि उससे एक दबाव पड़ा रहता है काम करने का। दबाव तो पड़ा रहता है काम करने के लिए, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ वहां पे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ठेकेदारी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण बहुत ज्यादा किया जाता है। मान लीजिए कोई युवा अगर 18, 20, 25 हजार रुपए का युवा है तो उसको कम से कम 18,000 में दबा के, जो आपने दबाव की बात की ना, दबाव में काम तो होता है लेकिन दबाव में सैलरी भी होती है, और उसको निकाल के अगर ठेकेदारी प्रथा ना हो, छोड़ दिया जाए किसी के भी ऊपर, वो तो अपना आराम से करेगा कि जी सैलरी तो मिल रही है। नहीं, देखिए कि भ्रष्ट तंत्र हो जाता है ना। अगर आपके ऊपर बैठे हुए, अगर गवर्नमेंट में भी अगर आपके ऊपर बैठा हुआ सिस्टम टाइट है तो नीचे वाला अपने आप काम करेगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो ऊपर से ही आ रहा है। इसका मतलब आपके ऊपर वाला भी भ्रष्ट है, उसके ऊपर वाला भी भ्रष्ट है, तो पूरा नीचे तक की सिस्टम जो होता है वो भ्रष्ट होता चला जाता है। अगर ऊपर वाला व्यक्ति काम कर रहा है और काम करवाने वाला हो तो नीचे से काम होता हुआ ऊपर तक ही चला जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आप 3 गुना कर रहे हैं, तो जी 3 गुना, वही हमारे पास 3 गुना बजट हम लेके आएंगे जब सरकार आएगी हमारी, जिससे कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, जो दिल्ली की सरकार अभी नहीं कर पा रही है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिल्ली एक ऐसा सेंटर, राजधानी है पूरे भारत की, यहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की व्यक्ति इलाज करवाने के लिए आता है और सारा लोड एम्स, जीटीबी, बाड़ा हिंदूराव, इन सब चीजों पे है। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, आईपी यूनिवर्सिटी होगी, उन सब चीजों का हम शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में दिल्ली को एक हम पूरे विश्व में नाम कर सके। एक आपने इसमें एक मैनिफेस्टो में और दिया हुआ, प्रत्येक विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल होगा। जगह कैसे देखेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की जो संख्या भी सीमित है? देखिए, बहुत सारी जगह पड़ी है हमारे पास, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, चाहे केंद्र सरकार के अंडर में, चाहे डीडीए में, चाहे एमसीडी में, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें हम नए अस्पतालों का निर्माण कराएंगे। 70 विधानसभाओं में 70 अस्पतालों का निर्माण होगा। डॉक्टर की व्यवस्थाएं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि डॉक्टर की व्यवस्थाएं कैसे करेंगे। देखिए, एमबीबीएस के साथ एमडी और उसमें बीएमएस जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी एक लंबी तादाद है, ठीक है, जो अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको इस समीकरण में लेके आएंगे कि वो अपना समय कम से कम 2 से 4 घंटे यहाँ पे हमारे पास इन अस्पतालों में दे पाए। प्रत्येक विधानसभा में स्कूलों के निर्माण की भी आप बात कर रहे हैं, लगभग 70 स्कूल एक विधान हो जाएंगे पूरी दिल्ली? हाँ, मान लीजिए एक विधानसभा में एक स्कूल खोलते हैं तो 70 तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रत्येक विधानसभा की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितने स्कूलों की यहाँ पे जरूरत है, आवश्यकता है। अभी की जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ पुराने स्कूलों में नई बिल्डिंगों का रिनोवेशन करवा रही है, नई बिल्डिंगें बनवा दी, तो बच्चे क्या है उतने में ही रह रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन नए स्कूलों का निर्माण नहीं हो पाया, एक भी नए स्कूल का निर्माण नहीं है। तो जब नए स्कूलों का निर्माण होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और जिससे कि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा। नन्हे मुन्ने मेडिकल योजना भी आपने रखी है, जिसमें 2 लाख तक का मेडिकल क्लेम मिलेगा, तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो किस प्रकार? देखिए, हमारी पार्टी ये चाहती है कि जब बच्चा जन्म ले तो जन्म के बाद तुरंत बाद वो क्या हो कि उसका तुरंत अस्पताल से बाहर तभी आए जब उसका मेडिक्लेम हो जाए।
सरकार द्वारा। जब उसका मेडिक्लेम हो जाएगा तो 18 साल तक की सरकार 2 लाख रुपए का खर्चा उसको उठाएगी यदि वो कभी स्वास्थ्य में कुछ भी होता है। देखिए सरकारी अस्पतालों में हम तो हमारी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य सेवाएं फ्री रहें, मुफ्त रहें, लेकिन बाई चांस कभी कुछ ऐसा होता है वो दूसरे राज्य में चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, तो उसका भी खर्चा 2 लाख का जो मेडिक्लेम कार्ड मिलेगा वो किसी भी अस्पताल में जाके वो ले सकता है। अच्छा पंकज जी, बात करें कभी हैं आपने उस स्कीम को भी यहाँ रखा है, क्योंकि कभी अपनी जो होती है मर्यादा उसे दूर नहीं जाता। कभी जो रामधारी दिनकर सिंह की साहित्य है उसको भी लेकर आपने कोष की घोषणा कर दी है, वो क्या है थोड़ा? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहित्य कोष की स्थापना की जाएगी। इसके तहत साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए हमारे पास दिल्ली में हिंदी एकेडमी है, काफी उर्दू एकेडमी है जो इस काम में लगे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जरूरत दिखी कि इसमें एक तरीके से मनमानी कहीं ना कहीं हो रही है। तो एक जो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कोष रखा जाएगा, उसके तहत हम दिल्ली के साथ साथ पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे दिल्ली सरकार के द्वारा साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए हम कोष बना के उसमें पैसा देंगे कवियों को, साहित्यकारों को, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। ये तो रहे आपके मैनिफेस्टो। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आप सीटों पर लड़ रहे हैं, लगभग 14 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, लगभग सरकारें आपकी नहीं बनती। अगर जितने विधायक बनते हैं तो या सरकार में शामिल होंगे उसके बाद, तो किस प्रकार से दिल्ली सरकार में? देखिए जब अगर आप सरकार में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात मानी जाती है, ठीक है, नहीं मानी जाएगी तो फिर हम विपक्ष में बैठ के मनवाएंगे। तो दोनों रास्ते हमारे पास, ठीक है, कि अगर हम हमारे विधायक जीतते हैं तो हम सरकार में बैठेंगे और बैठने के बाद हम अपनी बातों को मनवाएंगे। उन बातों को मनवाने का भी जरिया कूटनीति, रणनीति हमारे पास, हमारी पार्टी के लोगों पे है, वो आने वाले समय पे हम विधानसभा में आपको दिखाएंगे। लगभग कब तक माना जाए पूरा जो संकल्प है, कितने विस्तार पूर्वक जब आप पूरी सत्ता में आते हैं तो कब से ये माना जाए कि कब से लेके कब तक ये एम पूरा कर दिया जाए? देखिए सारी चीजों पे जो कार्य है वो 6 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और देखिए अस्पताल का निर्माण है, स्कूलों का निर्माण है, उसमें निर्माण कार्यों में तो समय लगता ही लगता है, लेकिन हाँ कोष की स्थापना है, जैसे बाबा साहब स्कॉलरशिप योजना है, मेडिक्लेम योजना है और राष्ट्रकवि जी रामधारी सिंह दिनकर जी कोष की स्थापना, जो कोषों की स्थापना वो हम जल्द से जल्द करेंगे। निर्माण कार्यों में समय लगता है लेकिन हम शिलान्यास करवा देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर सारे जो हमारा पूरा मैनिफेस्टो 6 महीने के अंदर सुचारू रूप से हम लाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के मतदाताओं को सर्वोदय प्रभात पार्टी के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि जो मैनिफेस्टो आपने दिया है वो काफी हितकारी है, कहीं बाद में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव होता है तो क्या कुछ कहेंगे? मनमुटाव होता है तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए कि आप सर्वोदय प्रभात पार्टी युवाओं की अभिनव सोच जो हमारी टैगलाइन है उसको ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को आने वाले 5 तारीख को कैंची के चुनाव चिन्ह पे बटन दबाएं, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते और हम आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा में बैठ के आपके भले के लिए, आपकी अच्छाई के लिए दिल्ली का विकास कर पाए। और हमें आपका साथ चाहिए। हम निकल पड़े हैं, मैं तो अकेला ही चला था, जानी मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। जब मैं निकला था तो मैं अकेला था, आज के टाइम पे, आज के समय में हमारी पूरी की पूरी टीम है। सर्वोदय प्रभात पार्टी की 14 विधानसभाओं में लोग हैं और कई अदर राज्यों से भी अब हमारे पास फोन आ रहे हैं, तो हमें एक बल मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा। जितने भी हमारे साथ युवा राजनीति में आएंगे उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। उज्जवल भविष्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप सेवा के लिए आते हैं तो उसमें क्या है, एक आपको पॉजिटिविटी नजर आती है। तो जब आप सेवा करते हैं, आप लगे रहते हैं, तो इतनी सारी समितियां कहीं ना कहीं आप उसमें काम करेंगे और सेवा के साथ साथ आप आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। चुनाव चिन्ह मशीन पर कितने नंबर? 9 नंबर पर कैंची आई है। देखिए ये अलग अलग है क्योंकि अल्फाबेटिकली आता है। मैं रोहतास नगर विधानसभा में 9 नंबर पे हमारे पास कैंची आई है और अलग अलग विधानसभा में अलग अलग नंबर है, वो अभी हमारे पास आए नहीं है फिलहाल। अभी मेरे पास कल ही 9 नंबर का पता। कैंची का ध्यान रखना है। हाँ, कैंची का ध्यान रखना है आपको। कैंची का ध्यान रखना है कि प्रत्येक विधानसभा में कैंची के चुनाव चिन्ह का बटन दबाएंगे, जिससे कि आने वाले 5 तारीख को सर्वोदय प्रभात पार्टी जीतकर विधानसभा पहुंच पाए। ये थे सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और लगभग जितनी भी जो जनता की जुड़ी हुई समस्याएं थी सबको यहाँ पर रख दिया, चाहे फिर वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे प्रदूषण से जुड़ी हो या किसी भी प्रकार की जो तमाम जो इनकी नीतियां थी सब इन्होंने आज जाहिर कर दी हैं। बात करते हैं जो मतदाता हैं वो किस प्रकार से कैंची के चुनाव चिन्ह को देखते हैं और कैसे इनकी जो मैनिफेस्टो बनाए गए हैं उन पर बात करते हैं। और साथ ही साथ आपकी बार अगर कोई एक अच्छी सरकार चुननी है तो आपको अपने विवेक का, आपकी समझ का जरूर इस्तेमाल करें। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।